हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर ले, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। इसमें हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम एजुकेशन और हेल्थ के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है एक देश के लोगों की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पे। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है एक देश के व्यक्तियों के हेल्थ पे। अब हेल्थ को डिसाइड करने का पैरामीटर है व्यक्तियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, मतलब वो कितने साल तक जीवित रह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है एक देश के लोगों की स्किल कैसी है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। एक देश की ग्रोथ रेट कैसी होगी ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर एक देश के लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, उनके पास स्किल है, तो वे अच्छा काम करेंगे। काम अच्छा करेंगे तो देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इसलिए लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन एक एसेट की तरह होते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। एजुकेशन, शिक्षा। Suckle's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. सकल ने अपने अर्ली लाइफ में जो एजुकेशन प्राप्त की उसका फल उसे बाद में मिला, जब उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली, फिर प्रमोशन मिला, अच्छी सैलरी मिली। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. हमने देखा कि सकल के ग्रोथ के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट इनपुट था। एजुकेशन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सकल के लाइफ में। एजुकेशन ने सकल के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए, सकल के जीवन के मूल्यों को विकसित किया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन से सिर्फ सकल को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि सोसाइटी को भी फायदा हुआ। सोसाइटी के ग्रोथ में भी एजुकेशन ने कंट्रीब्यूट किया।
क्योंकि एजुकेशन की बदौलत ही सकल एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में सामने आया, जिसने सोसाइटी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। एजुकेशन के वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ती है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए यूनिवर्सल एक्सेस यानी सार्वजनिक पहुंच है। ऐसे प्रोविजंस हैं कि बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन में रिटेन हो, अपनी पढ़ाई लिखाई न छोड़े, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो और लड़कियों के एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर ज्यादा विशेष जोर दिया गया है। There is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नॉलेज और स्किल से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड करने के लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप किए गए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स बेसिक एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं वे वोकेशनल स्ट्रीम्स में सीखकर अपने नॉलेज और स्किल्स का यूज करके कुछ काम कर सके, अर्निंग कर सके। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। The plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan to 99,300 crore in 2020-21. एजुकेशन पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.1% in 2019-20 and has remained stagnant around 3% from past few years. Expenditure on education as a percentage of GDP मतलब जीडीपी के परसेंटेज के रूप में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च 1951-52 में 0.64% था, जो 2019-20 में बढ़कर 3.1% हो गया है, बट लास्ट कुछ सालों से ये 3% पे स्टैग्नेंट है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया है। The budgetary estimate has stated in the budget documents of Union State Governments, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.8% in 2020-21. बजटरी एस्टिमेट यानी बजटीय अनुमान का मतलब होता है जब गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उसमें वो बताती है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना खर्च हो सकता है। गवर्नमेंट एक एस्टिमेट बताती है। तो 2020-21 में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से पता चला है कि एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होकर 2.8% हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 में घटकर 2.8% बताया गया है। The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 85% in 2018. Literacy is not only a right
It is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. लिटरेसी रेट 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। लिटरेसी सिटीजन के लिए सिर्फ केवल एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि लोगों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर लोग लिटरेट होंगे तभी वे अपने ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अपने राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि ये नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population. लिटरेसी के कारण ही पॉपुलेशन के डिफरेंट सेक्शन में एक वास्ट डिफरेंस नजर आता है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। लिटरेसी अमॉन्ग मेल्स is nearly 16.1% higher than females, and it is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas. पुरुषों में जो लिटरेसी रेट है वो 16.1% ज्यादा है महिलाओं के लिटरेसी रेट से। वहीं अर्बन एरियाज में जो लिटरेसी रेट है वो 14.2% ज्यादा है रूरल एरियाज के लिटरेसी रेट से। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। As per 2011 census, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. 2011 सेंसस के हिसाब से केरला में लिटरेसी रेट 94% था और बिहार में 62%। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% ही है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 778,842 लाख इन 2019-20। वर्ष 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 778,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Unfortunately, स्कूल तो बहुत सारे खुल गए और बच्चों ने एडमिशन भी लिया, लेकिन स्कूल में जो क्वालिटी थी पढ़ाई की वो बहुत पुअर थी और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके परिवार की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो हाई ड्रॉप आउट रेट भी देखने को मिला। मतलब बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इट इज ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टाइम बाउंडेड इनिशिएटिव था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटीज ने साथ में मिलकर एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का गोल बनाया और उसे अचीव करने का प्रयास किया। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की ये एक समयबद्ध पहल है। Along with it, bridge courses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. इसके साथ ब्रिज कोर्सेज शुरू किए गए और बैक टू स्कूल कैंप्स यानी स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए ताकि स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। ब्रिज कोर्सेज यानी सेतु पाठ्यक्रम का मतलब है अगर किसी वजह से कोई स्टूडेंट शिक्षा से वंचित रह गया है
तो कम टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाकर उसकी पढ़ाई को पूरा करते हैं। ब्रिज कोर्सेज को इस हिसाब से बनाया जाता है कि स्टूडेंट फास्ट ट्रैक लर्निंग के द्वारा उस क्लास तक की पढ़ाई को कम समय में पूरा कर ले जिसमें उसे एडमिशन लेना है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। मिड डे मील स्कीम has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, बच्चों को स्कूल में रिटेन करने के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू किए गए। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, क्योंकि स्कूल में उन बच्चों को एक टाइम का भोजन मिल जाएगा। इससे बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हुई। साथ ही इन पॉलिसीज ने भारत के पॉपुलेशन को लिटरेट करना शुरू किया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। The gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years is 27% in 2019-20, which would be broadly in line with the world average. हायर एजुकेशन में 18 से 23 वर्ष के एज ग्रुप में 2019-20 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है। वर्ल्ड एवरेज 26% है, तो ये उसके आसपास है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology. स्ट्रैटेजी ये रही है कि स्कूल की एजुकेशन की एक्सेस बढ़ाएंगे, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाएगा, नेटवर्किंग पे ध्यान दिया जाएगा। ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। There is also focus on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. डिस्टेंस एजुकेशन पे फोकस किया गया, मतलब आप कहीं पे रहते हैं और किसी दूर की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को मिलाने की बात भी की जा रही है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। ओवर द पास्ट 60 years, there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. पिछले 60 वर्षों में हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की संख्या में ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। Let us read the table to see the increase in the number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2019-20. 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी में देखिए। इस टेबल में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। तो इन सबका डेटा ईयर वाइज दिया हुआ है। आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं। देखिए इस ग्राफ में इंडिपेंडेंस के बाद भारत में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट को दिखाया गया है। ब्लू में टोटल लिटरेसी रेट है, रेड में मेल का लिटरेसी रेट है और येलो में फीमेल का लिटरेसी रेट है। तो 1951 में टोटल लिटरेसी रेट लगभग 18% थी। वहीं अगर मेल के लिटरेसी रेट की बात करें तो वो लगभग 27% थी।
और फीमेल की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो सिर्फ 9% थी। अब अगर हम लोग 2011 के लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 में टोटल लिटरेसी रेट लगभग 74% थी। मेल की लिटरेसी रेट लगभग 81-82% थी और फीमेल्स की लिटरेसी रेट 65% के लगभग थी। Human being is a positive asset and a precious national resource which needs to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care, coupled with dynamism. ह्यूमन बींग्स एक नेशनल रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, एक पॉजिटिव एसेट है। ह्यूमन बींग्स को केयर और टेंडरनेस के साथ चेरिश करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। Each individual's growth presents a different range of problems and requirements. प्रत्येक व्यक्ति के ग्रोथ में हमें डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. ह्यूमन बींग्स के डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस में एजुकेशन को प्लान्ड वे में ऐड करना चाहिए ताकि ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्स बनकर उभरे। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। हेल्थ, स्वास्थ्य। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? कोई भी फर्म हो, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। आपको लगता है कि ऐसा कोई भी फर्म होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करेगा जो बीमार रहता हो और काम नहीं कर पाता हो? फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। एक पर्सन का पोटेंशियल कितना है ये उसके हेल्थ पे डिपेंड करता है। अगर पर्सन हेल्दी है तो वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है और अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो बीमारियों से भी लड़ पाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा और इससे वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसकी ग्रोथ भी रुकेगी। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. हेल्थ एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो हेल्दी है वो तभी अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएगा। इसलिए एक देश में पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. हमारे नेशनल पॉलिसी का भी ये एम रहा है कि हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी सबके पास हो। पॉपुलेशन में जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके फैमिली वेलफेयर की भी बात करती है हमारी नेशनल पॉलिसी। उनको अच्छी न्यूट्रिशनल सर्विस मिले इस पे भी फोकस होता है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को
बेहतर बनाना है। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary, and tertiary sector in government as well as in the private sector. लास्ट 5 decades में भारत ने गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर को डेवलप किया है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. भारत में ऐसे कई जगह हैं जहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं पहुंची हैं। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। There are only 542 medical colleges in the country and 313 dental colleges. भारत में टोटल 542 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 313 डेंटल कॉलेजेस हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of medical colleges. सिर्फ 4 स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। देखिए इस टेबल में हमारे पास कितने डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सिंग पर्सनल हैं, इन सब का डेटा ईयर वाइज दिया हुआ है। आप इस टेबल को स्टडी कर सकते हैं। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 69.4 years in 2016. गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 2016 में 69.4 वर्ष से अधिक हो गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हो रहा है तो वो लगभग 69.4 ईयर्स तक जिएगा। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष अधिक हो गई है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट has come down from 147 in 1951 to 36 in 2020. इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो 1951 में 147 थी वो कम होकर 2020 में 36 पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। 1 वर्ष से कम की आयु में किसी शिशु की मृत्यु हो रही है तो उसे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20 एंड डेथ रेट्स टू 6.2 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम टाइम ड्यूरेशन में क्रूड बर्थ रेट गिरकर 20 पर आ गई है और क्रूड डेथ रेट 6.2 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20 और मृत्यु दर 6.2 पर आ गई है। बर्थ रेट्स इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बर्थ रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हर 1000 लोगों पे कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं। मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. अगर बच्चों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है और चाइल्ड केयर इंप्रूव होता है तो इससे हम देश के फ्यूचर को एसेस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े होकर हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे तो वे ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे और इससे देश भी डेवलप करेगा।
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life, marked by self-confidence. जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, मतलब जीवित रहने की एज बढ़ती है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति एक क्वालिटी लाइफ जी रहा है, हेल्दी लाइफ जी रहा है, क्योंकि तभी उसकी आयु में वृद्धि हुई है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child and child care. जब बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है, जब बच्चे और उसकी मां दोनों के हेल्थ और न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाता है, अच्छा किया जाता है, प्रॉपर चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, तब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर कम होता है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।